नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। देखिए, करंट अफेयर के वो सारे सेक्शंस जिससे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं तो हम एक बहुत छोटे से टाइम में एक वन लाइनर के फॉर्म में आपके लिए लेकर आते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो आप जल्दी से जल्दी जो है क्रॉनिकल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम शुरू करते हैं करंट अफेयर का वो हिस्सा जो वन लाइनर के तौर पर हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज, देखिए, ये पहला खो खो विश्व कप हो रहा है भारत में। ठीक है, ये पहला विश्व कप है, खो खो विश्व कप, खो खो वर्ल्ड कप है ये, राइट। वर्ल्ड कप हो रहा है, जो इसका पहला संस्करण है, पहला मतलब पहली बार हो रहा है। 13 जनवरी से वो शुरू हुआ है नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, राइट। इंदिरा गांधी के नई दिल्ली स्थित जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम, उसमें जो ये शुरू हो चुका है खो खो विश्व कप। और इसका उद्घाटन जो है खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल जी ने किया था, राइट। देखिए, क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, मतलब कई सारे वर्ल्ड कप्स होते हैं, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खो खो जो हमारी मिट्टी का खेल है, मोस्टली जो है भारत का ओरिजिन मानते हैं। यहाँ महाभारत में भी उसका जिसका जिक्र किया गया है, ऐसे खेल का, अपनी मिट्टी का ये खेल है। तो इसका जो है इसका पहला वर्ल्ड कप जो है शुरू हो रहा है, अब शुरू हो चुका है। खो खो विश्व कप का आयोजन भारतीय खो खो महासंघ ने किया हुआ है, और ये जो भारतीय ओलंपिक संघ है, ठीक है, इंडियन ओलंपिक, राइट, आईओसी जिसे कहते हैं, उसने जो है ये 13 से 19 जनवरी तक चलेगा, राइट। खो खो विश्व कप में जो है प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी है, 12 खिलाड़ी, और जो 12 खिलाड़ी है तो 3 खिलाड़ी ऐसे रिजर्व में रहते हैं। तो मैच में जो है 9 खिलाड़ी उतरेंगे मैदान में, 9 खिलाड़ी उतरेंगे और 3 जो है वो रिजर्व रहेंगे। तो आप जो है 12 खिलाड़ी प्रत्येक टीम में, विमेन और मेंस। इसमें जो है ये जो खो खो का विश्व कप का पहला संस्करण है, उसमें 20 देशों के पुरुष और 19 देशों की महिला टीमें भाग ले रही है, राइट। 20 कंट्री, राइट, मेल, और 19 जो है 19 देश ऐसे हैं जिनकी 19 देशों से महिला टीम आई हुई है, राइट। अब इनको 4 समूहों में जो है विभाजित किया है, 4-4 ग्रुप में, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, राइट, ग्रुप बी, ऐसे 2 ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, उसमें इनको विभाजित किया गया है। और यहाँ जो अगर बात करें तो भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व प्रतीक वाइकर कर रहे हैं, और महिला टीम का नेतृत्व प्रियंका इंगड़े कर रही है, इंगले जिनको कहते हैं, ठीक है, ये कर रही है। तो आप इसको याद रखिएगा कि हो सकता है कि एग्जाम वगैरह में पूछ ले कि भारतीय खो खो पुरुष टीम का, नेशनल टीम का कैप्टन कौन है, या फीमेल की कैप्टन कौन है, निम्नलिखित में से ऐसे पूछ सकते हैं। अगर खो खो का इतिहास हम देखें तो देखो, इसकी जो महाभारत है हमारा, महाभारत में इसका जिक्र मिलता है, राइट। इसका महाभारत में जिक्र है, महाभारत में जिक्र मिलता है, और एक हमारे पुराणों में भी खो खो का जिक्र है। मगर आधुनिक खो खो की अगर मैं बात करूं, आधुनिक खो खो प्रतियोगिता, कंपटीशन डायरेक्ट सीधा सीधा 1914 ब्रिटिश राज में पुणे में आयोजित किया गया था, राइट। पुणे, महाराष्ट्र, जहाँ ये महाराष्ट्र में आयोजित किया गई थी पहली प्रतियोगिता, जो पहली प्रतियोगिता है ये। और इसका आयोजन पुणे डेक्कन जिमखाना क्लब, ये स्पोर्ट्स क्लब है, पुणे डेक्कन जिमखाना क्लब, आप अगर कभी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और इसमें खेल के नियम और कानून भी बनाए गए थे, मतलब पहली बार जो है खेल के एक लिखित तरीके से कानून नियम जो है होते हैं खेल के, उसके तहत ये जो है पहली बार ये जो स्पर्धा आयोजित की गई थी 1914 में। 1936 की अगर मैं बात करूं तो बर्लिन ओलंपिक में जो है 3 भारतीय पारंपरिक खेल, खो खो, कबड्डी और मल्लखंब या मल्लखांब जिसे कहते हैं, उसको खेल प्रदर्शन के रूप में शामिल किया गया था। तो खो खो को जो है ये ऐसा नहीं कि पहली बार ही आया है, बट बहुत पुराना इतिहास भी रहा है। 1982 की अगर मैं बात करूं, दिल्ली एशियाई खेलों में इसके प्रदर्शन खेल के रूप में भी खो खो को पेश किया गया था। तो इस तरह से खो खो को एक अपना इतिहास भी रहा है। और बात करें जो पुरुषों के लिए, अब ये पुरुषों की बात हो रही है, तो पहली अखिल भारतीय खो खो चैंपियनशिप जो है 1959-60 में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित की गई थी। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, ये बहुत
अच्छी इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एग्जाम के लिए बहुत काम आएगी, क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है। अब महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय चैंपियनशिप 1960-61 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में खेली गई थी। देखिए हम भी, जैसे मैं भी महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, तो बचपन में हम खो खो बहुत खेले, और स्कूलों में तो खास करके जो मतलब जो पीटी का पीरियड होता है उसमें खो खो तो खिलाया ही जाता था। हम लोग खो खो और कबड्डी, ये दो गेम जो है, खो खो और कबड्डी जो है हमें कंपलसरी खिलाया जाता था सरकारी स्कूलों में, खास करके सरकारी स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ। अब पहली एशियाई चैंपियनशिप है वो 1996 में कोलकाता में आयोजित की गई थी, और अब जो है अभी 25 कंट्रीज ऐसी है जिनकी राष्ट्रीय खो खो टीमें हैं, मतलब 25, पूरी दुनिया में 25 ऐसे देश। भाई क्रिकेट से तो ज्यादा ही है अगर बात करें, ऑफेंड मत होना क्रिकेट लवर, मगर क्रिकेट के तो गिने चुने कितने 10 ही देश अच्छे खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, राइट, इंग्लैंड, बस ये गिने, साउथ अफ्रीका, ये गिने चुने देश है। बांग्लादेश अभी आजकल बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीम अच्छी चल रही, बाकी तो ऐसे ही है। तो कम से कम इनसे तो बेटर ही है कि 25 ऐसे देश है जिनकी राष्ट्रीय खो खो टीमें हैं, राइट। तो हमें इससे भी आगे जाना चाहिए, और हमारे जो मिट्टी के खेल हैं, ये तो ब्रिटिशर्स का खेल है भाई, ये तो ब्रिटिशर्स का खेल है, तो कम से कम हमें अपने खेलों को बढ़ावा देना चाहिए। ओके, शुभंकर, इसका आइडल क्या है? तेजस और तारा, गजलों की एक जोड़ी जो टूर्नामेंट के मूल मूल्य का प्रतिनिधित्व कर रही है। तेजस जो है प्रतिभा और ऊर्जा का प्रतीक है, और उसे नीले रंग में दर्शाया गया है। तारा जो है मार्गदर्शन और आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है, उसको नारंगी रंग में दर्शाया गया है। दोनों शुभंकर जो है अपनी पोशाक पर पारंपरिक भारतीय रूपांकनों का दर्शाते हैं, और खो खो की जो सांस्कृतिक विरासत है और आधुनिक अपील, इन दोनों की ये जो है रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। अगली खबर देख लेते हैं। भारत यूनाइटेड नेशन CBD में जो है भारत शामिल हुआ, यूनाइटेड नेशन की एक कमेटी है ये, और आधिकारिक तौर पर सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस CBD पर विशेषज्ञों की जो प्रतिष्ठित एक समिति होती है यूनाइटेड नेशन की, उसमें शामिल किया गया है। इसमें क्या है, डेटा उपलब्धता, समय अंतराल को कम करने के लिए डेटा संग्रह, उसका प्रोसेसिंग, विश्लेषण माने उसका और उसको नवाचार, इनोवेशन, ये सब चीजें जो है इसमें शामिल है। सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान भी है, और नीति निर्माताओं को जो है साक्ष्य आधारित निर्णयों के लिए, और इसमें जो है एक रियल टाइम सॉल्यूशन जो है ये प्रोवाइड कराता है। और इसमें जितना भी है, इसका एनालिसिस है, इनोवेशन है, प्रोसेसिंग है, डाटा कलेक्शंस है, राइट, डाटा कलेक्शन है, ये सारी चीजें जो है इसमें हमें भारत को बहुत अब फायदा होने वाला है। और ये एक यूनाइटेड नेशंस की कमेटी है, तो पूरी दुनिया भर का जो है हमें मतलब एक इंटरनेशनल लेवल की इतनी बड़ी कमेटी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मार्च 2014 में जो है एक आयोजित हुई थी संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के 45वें सत्र में जो है इसे बनाया गया था, और उसका पहला अध्यक्ष जो था ऑस्ट्रेलिया था, राइट। सतत विकास लक्ष्यों पर निगरानी और रिपोर्टिंग की क्षमता सहित बिग डेटा के लाभ और चुनौती की जांच करने के लिए इसको बनाया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं मैं, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 का गोल है हमारा, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, राइट। इवन इसमें जो है 31 सदस्य देश है और 16 अंतरराष्ट्रीय संगठन है। बहुत मतलब ये 31 देश हैं सदस्य देश, और 16 ऐसी संस्थाएं जो इंटरनेशनल लेवल की बड़ी संस्था है। सलाहकार बोर्ड की बात करें तो एक निकाय भी है सलाहकार बोर्ड का, और इसकी जो काम करने की जो समीक्षा और रणनीतिक दिशा है, ये लगभग प्रतिवर्ष जो है 4 बार ये लोग मिलते हैं, बैठकें होती है, और पूरे साल का लेखा जोखा जो है मतलब एनालिसिस क्वार्टरली 3 महीने का 3 मंथ्स का एनालिसिस इसमें किया जाता है, राइट। देखिए कुछ चीजें प्रतिष्ठित होती है तो वो प्रतिष्ठा की भी बात है, और यूनाइटेड नेशन की बॉडी है तो उसको अपने आप में एक इंपॉर्टेंस भी उसका होता है। भारत क्लीनटेक प्लेटफॉर्म है, इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली में क्लाइमेट फोरम, भारत क्लाइमेट फोरम 2025, इसमें जो है भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण में क्लीनटेक मूल्य उसको एक श्रेणीबद्ध तरीके से मजबूत करेगा। और भारत का जो क्लाइमेट फोरम है 2025 जो चल रहा था, उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म को जो है इसमें इसको लॉन्च किया गया था। ये सौर,
पवन और हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण में जो क्लीनटेक का मूल्य है, मूल्य श्रृंखला को उसको मजबूत करने के लिए जो है इस फोरम में इसको लॉन्च किया गया है। इस मंच का क्या उद्देश्य है? इनोवेशन को बढ़ावा देना और जो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज है उन टेक्नोलॉजीज को क्लीन एनर्जी के समाधानों में वैश्विक नेता के रूप में भारत को उभरना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें इसमें, एक तो इनोवेशन, नवाचार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया हम एआई के जमाने में जी रहे हैं, अब एआई हमारी सच्चाई है और नवाचार इनोवेशन को बढ़ाना है और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज, क्योंकि आज के डेट में टेक्नोलॉजी सस्ती भी होनी चाहिए और टिकाऊ भी होनी चाहिए और सस्टेनेबल मतलब लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाली, तो और इसके साथ साथ क्लीन ऊर्जा। क्यों भाई? क्लाइमेट चेंज क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए जो पर्यावरण को हानि ना करे, पर्यावरण पूरक रहे, पर्यावरण का नुकसान ना करे, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना का ये है। मंत्री जो गोयल है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री गोयल जी ने जो है दीर्घकालिक विकास के लिए इसे उत्पाद से जुड़े प्रोत्साहन पीएलआई और सब्सिडी पर निर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र की आवश्यकता पर जोर दिया। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र को अगर गति देना है तो पीएलआई योजना की भूमिका को भी उन्होंने स्वीकार किया और एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में जो है आत्मनिर्भरता का आह्वान किया, क्योंकि भारत अब और देशों के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहता है। भारत अब अपनी टेक्नोलॉजी और देशों को बेचना चाहता है, वहां एक लीडर के तौर पे, ग्लोबल लीडर के तौर पे भारत उभरना चाहता है न्यू टेक्नोलॉजीज में, ग्लोबल लीडर, राइट। अब देखेंगे एक एडवांस क्लीनटेक विनिर्माण क्षमताओं का लाभ उठाना है और वैश्विक स्थिरता लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत का जो कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को ये जो है क्लीनटेक दिखाता है। देखिए इंटरपोल का पहला सिल्वर नोटिस जारी किया गया इंटरपोल की तरफ से। मैंने अभी आपको भारत पोल जब पढ़ाया था तब मैंने आपको इंटरपोल के बारे में भी बताया था। तो इंटरपोल की तरफ से जो पहली सिल्वर नोटिस जो है जारी किया गया, इंटरपोल की आपने रेड कॉर्नर नोटिस सुनी होगी, रेड कॉर्नर, पर इसके अलावा भी कई सारे नोटिस, कलरफुल नोटिस वो देता है और उसके क्या इंपॉर्टेंस है मैं आज आपको बता दूंगा। बट फर्स्ट टाइम जो है इंटरपोल ने अपना पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है। उसका मतलब क्या है? जो सीमाओं के पार लूटी गई संपत्ति, बॉर्डर के बाहर जो संपत्ति लूटी गई है उसका पता लगाना है और एक पायलट, मतलब एक पूरा का पूरा एक पायलट प्रोजेक्ट है ये, बड़े तौर पर जो सीमाओं के पार जितनी भी संपत्ति लूटी जाती है उसके लिए करा गया। पहली नोटिस जारी की गई है इटली के एक माफिया है, इटली का एक माफिया है, उसकी संपत्ति से उससे जुड़ी हुई संपत्ति का पता लगाने के लिए जो है ये नोटिस जारी किया गया है। भारत सहित इसमें 52 ऐसे देश है जिन्होंने भाग लिया इस पायलट प्रोजेक्ट में, राइट। ये पायलट प्रोजेक्ट है, ये वाला पायलट प्रोजेक्ट है, तो इस पायलट प्रोजेक्ट में भारत के साथ 52 और देश है, राइट। और इन्होंने जो है एक सिल्वर नोटिस जो इनको लॉन्च किया, मतलब दिया गया है, संपत्ति, वाहन, आपराधिक गतिविधि, उससे जुड़े हुए खाते, लैंडेड संपत्तियां, उनकी पहचान करने पर ये पूरा का पूरा पायलट प्रोजेक्ट जो है केंद्रित है। अब देखिए नवंबर 2025 तक जो ये पहल चलेगी, नवंबर 2025 तक, मतलब ये पूरे साल, लगभग साल एंड तक जो है ये प्रोजेक्ट चलेगा। पहला सिल्वर डिफ्यूजन नोटिस के माध्यम से 196 सदस्य देशों या उन देशों में प्रसार के साथ 500 नोटिस तक जारी करने की अनुमति ये प्रोजेक्ट देगा है। भारत भगोड़े जैसे आर्थिक अपराधों की संपत्ति पर नजर रखने, जैसे मैंने कहा था ना, भारत से विजय माल्या, ललित, मतलब मोदी और कई सारे ऐसे लोग, जो ललित मोदी हैं, मेहुल चोकसी है या विजय माल्या है या और भी ऐसे लोग जो भाग जाते हैं, ऐसे अपराधी, ऐसे भगोड़ों के लिए जो है टैक्स हेवन में काले धन के हस्तांतरण को संबोधित करने के लिए और उनके जो भी उनका मैकेनिज्म है उसका लाभ उठाने की जो योजना बना रहा है उन पर ये नकल कसने में काम आ जाए। इंटरपोल ये सुनिश्चित करता है कि ऐसे नोटिस के नियम का पालन हो और राजनीतिक जो उद्देश्य है उसके लिए इसका दुरुपयोग भी नहीं किया जा सके, इंटरपोल की जिम्मेदारी है। वैश्विक अगर मैं ग्लोबली लेवल पे बात करूँ तो 99% आपराधिक संपत्ति की वसूली नहीं हो पाती। इसके कारण जो है ये जो पहल है, ये जो प्रोजेक्ट है, उसका वित्तीय लाभ को जो है लक्षित करके अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क को जो है तोड़ना है। जो नेक्सस है इंटरनेशनल लेवल पर, जो माफिया का, जो अपराधों का, ड्रग है, विमेन ट्रैफिकिंग है
और कई सारे जैसे बैंक का पैसा डुबो के भाग के लेके चले जाओ और कई सारे बिजनेसेस को डंप करके जो है चले जाओ, या टैक्स इवेजन करके जो है पैसा बचाया जाए और उन पैसा को हवाला के माध्यम से या कई चीज़ों से जो है करते हैं, इन पे जो नकल कसी जाएगी। रेड कॉर्नर जो इंटरपोल है, इंटरपोल जो है जैसे ये सिल्वर नोटिस है, वैसे रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है गिरफ्तारी और अनुरोध के लिए, गिरफ्तारी के लिए। जो रेड नोटिस है, रेड जो है वो अरेस्ट के लिए है, अरेस्ट, राइट, वो अरेस्ट करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए वो की जाती है। ब्लू नोटिस जो होती है, ब्लू नोटिस, राइट, जो ब्लू नोटिस होती है, ब्लू नोटिस, वो ब्लू नोटिस जो है पहचान और ट्रैकिंग करने के लिए होती है। और जो ग्रीन नोटिस होती है, ग्रीन, राइट, वो सार्वजनिक सुरक्षा की चेतावनी देने के लिए जो है जारी की जाती है, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है आपको इंटरपोल की जो है पहली नोटिस जारी हुई सिल्वर, तो इस एंगल से आपको मैंने सारा बता दिया है। और भी कुछ चीज़ें होगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।